नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंतर्गत हमने अभी हाल ही में पूर्व में अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में आप सबको अवगत करवाया था, जिस पर आप सभी का बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मुझे मिला है दोस्तों। अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो सीरीज हमने चलाई है मिशन लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, और मुझे संपूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूं कि इसका लाभ आप सभी को बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेगा दोस्तों। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बारे में, जिसका अध्याय 3, जी हां, आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में, जो बताता है आयोग के कृत्य और शक्तियां, यानी कि आयोग क्या क्या कार्य करेगा और उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। इस संबंध में हम आज विस्तार पूर्वक हर सेक्शन को, हर सब सेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताते हैं दोस्तों, आयोग के कृत्य और शक्तियां। धारा 13 बताती है आयोग के कृत्य के बारे में। उपधारा 1 कहती है, आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा। बिंदु ए, बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। बिंदु बी कहता है दोस्तों, केंद्रीय सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर जिन्हें आयोग उचित समझे उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बिंदु सी कहता है, बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाइयां आरंभ करने की सिफारिश करना। बिंदु डी, उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। यानी कि दोस्तों, एक बात आप बड़े ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि जो भी मामले, जो भी एक्टिविटीज जो बालकों से संबंधित है, उनसे संबंधित किसी भी मामले की परीक्षा करना, उसको अपने संज्ञान में लेना, उस पर एक्शंस लेना, यह जिम्मेदारी माननीय आयोग की रहेगी। तो आप ये देखिए कि हर पहलू से बालकों को बचाने का पूर्णतया प्रयास किया गया है। किसके अंदर दोस्तों? अध्याय 3 के अंतर्गत। अब दोस्तों बात करेंगे बिंदु ई की, उन बालकों से जिन्हें विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कष्टों से पीड़ित बालक, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, किशोर, कुटुंब रहित बालक और कैदियों के बालक भी हैं। संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। यानी दोस्तों आप देखिए, बिंदु ई में जो भी बच्चे बहुत ही क्रिटिकल हालत के अंदर हैं, जिनका कोई घर नहीं है या अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, उस संबंध में भी पूर्णतया एक्शन लेने की पावर किसको दी गई है? माननीय आयोग को। अब दोस्तों बात करें बिंदु एफ की, बालक अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना। बिंदु जी कहता है, बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना। और दोस्तों अब हम बात करेंगे बिंदु एच की, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से
इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन है ये बिंदु एच भी। मतलब जनमानस को जागरूक करने के लिए ये सारे कार्य करना भी अनिवार्य है, चाहे वो मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, मीडिया के माध्यम से हो, चाहे विचार गोष्ठियों के माध्यम से हो, चाहे प्रकाशनों आदि के माध्यम से हो। तो दोस्तों, बालकों को के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति हर व्यक्ति जागरूक हो, उसके लिए बिंदु एच भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे बिंदु आई की। केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर अभिरक्षा गृह या किसी अन्य निवास स्थान या बालकों के लिए बनाई गई संस्था, जिसके अंतर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाली संस्था भी है, का निरीक्षण करना या करवाना, जहां बालकों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है। निरीक्षण करना या करवाना और किसी उपचारिक कार्रवाई के लिए यदि आवश्यक हो संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना। तो देखिए दोस्तों, जो बिंदु आई है वो भी कितना बेहतरीन है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे बिंदु जे की। निम्नलिखित से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और उन मामलों पर स्वयं प्रेरणा से विचार करना। बिंदु एक कहता है दोस्तों, बालक अधिकारों से वंचन और उनका अतिक्रमण। बिंदु दो, बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का क्रियान्वयन। बिंदु तीन, बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का अनुपालन का ऐसे विषयों से उद्भूत मुद्दों पर समुचित पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना। और बिंदु के कहता है दोस्तों, ऐसे अन्य कृत्य करना जो बालकों के अधिकारों के संवर्धन और उपयुक्त कृत्यों से आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझे जाएं। अब दोस्तों बात करेंगे उपधारा 2 की। उपधारा 2 कहती है, आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। देखिए दोस्तों, ये उपधारा 2 में एक कंडीशन भी लगा दी गई है कि यदि किसी अन्य आयोग में कोई मामला लंबित है या चल रहा है, उसके संबंध में माननीय आयोग को ये शक्ति नहीं दी जाएगी कि वो उसकी जांच करें। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 14 की। धारा 14 कहती है, जांच से संबंधित शक्तियां, यानी कि माननीय आयोग को यदि किसी मामले की जांच करनी है तो उसके संबंध में क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, ये बताता है धारा 14। दोस्तों इसकी उपधारा 1 कहती है, आयोग की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड जे में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी 1908 का 5 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं। अर्थात बिंदु ए कहता है, किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा सरशपथ पर उसकी परीक्षा करना। यानी दोस्तों देखिए, किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करने का भी अधिकार माननीय आयोग को दिया गया है। बिंदु बी कहता है दोस्तों, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना। बिंदु सी कहता है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना। बिंदु डी कहता है, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना। और बिंदु ई कहता है, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। और दोस्तों इसकी उपधारा 2 कहती है, आयोग को किसी मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति होगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया है। अब दोस्तों देखिए, इसमें माननीय आयोग को सिविल न्यायालय की भी एक तरह से शक्ति प्रदान की गई है और माननीय आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की भी शक्ति प्रदान की गई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 15 की, जांच के पश्चात कार्यवाही। दोस्तों धारा 15 कहती है, आयोग इस अधिनियम के अधीन
की गई किसी जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। अर्थात बिंदु ए कहता है जहां जांच से बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण का या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन होना प्रकट होता है, वहां वह संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाइयां या ऐसी अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा। बिंदु 2 कहता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे अनुरोध कर सकेगा। बिंदु 3 कहता है दोस्तों पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग उचित समझे संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा। तो यानी कि दोस्तों आप ये देखिए कि कितनी शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी कि माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से भी आवाज को उठाया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे धारा 16 के बारे में। धारा 16 बताती है आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। इसकी उपधारा एक कहती है आयोग केंद्रीय सरकार को और संबद्ध राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है यथास्थिति केंद्रीय सरकार या संबद्ध राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीख के 1 वर्ष की अवधि के भीतर रखवाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें मोटा मोटी तौर पर एक बात बता दी गई है कि जो भी विशेष रिपोर्ट होगी वार्षिक वो केंद्रीय सरकार को या फिर संबंधित जो राज्य सरकार है इस संबंध में, रिपोर्ट के संबंध में उनको अवगत कराएगी। तो यानी कि दोस्तों इसमें जो उपधारा 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब दोस्तों बात करेंगे उपधारा 3 की। वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएगी और उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। यानी कि दोस्तों धारा 3 में यह बता दिया गया है कि जो भी केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे, जो भी ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, यानी कि उसमें जो भी फॉर्मेट होगा उसके अंतर्गत ही माननीय आयोग को वो रिपोर्टें देनी होंगी, उनको उन तक पहुंचानी होगी, ताकि माननीय केंद्रीय सरकार को या फिर राज्य सरकार को या फिर जो संबंधित जो भी सरकार है उसको ये पता चल सके कि क्या क्या मामले वहां पर आ रहे हैं। दोस्तों आज हमने जो अध्याय 3 है वो पूर्ण किया है, जो कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के संबंध में है। और दोस्तों हमारी पूर्व की वीडियोस में आपका बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह मिला है और मैं आपसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आप पे कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे कमेंट करें। दोस्तों मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको हर जानकारी पुख्ता तौर से पहुंचा सकूं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो ये मिशन लीगल अवेयरनेस चल रहा है इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए और मेरा ये आपसे निवेदन भी है कि मुझे आप अपनी सहायता दें। दोस्तों आपने मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।